एपीज एंड एमसीपीज और रिस्ट, तो हाथों के ये जॉइंट और जो पैर के जो छोटे जॉइंट होते हैं एमटीपीज या एंकल जॉइंट या सबटालर जॉइंट्स, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट ज़्यादा करता है। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो ये जबड़ा जहाँ से चलता है उस वाले जॉइंट्स में भी कई बार पेशेंट्स को पेन होता है। जो फेफड़े की जो कवरिंग है उसका इन्फ्लामेशन होता है। जब आर्थराइटिस पुराना हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जो आँख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियाँ होती है और मुंह से जो लार बनाने वाली ग्रंथियाँ होती है वो सिकुड़ने लगती है। अब सर इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, आज की तारीख में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारी बढ़िया दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे हम डिज़ीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले का कंसेप्ट ये रहता था कि पेन किलर दे दो या स्टीरॉयड की दवाई दे दो तो उससे आप डिज़ीज़ को कुछ हद तक कम कर सकते थे। लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हो गई है जिसमें कि स्टीरॉयड या पेन किलर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है और हम डिज़ीज़ को जड़ से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लो डिज़ीज़ एक्टिविटी की जगह हम लोग रेमिशन, जैसे पूरा एकदम कंट्रोल डिज़ीज़ को हम लोग कर पाते हैं। दवाइयाँ इसमें जो होती है उसको हम बोलते हैं डीमार्ट्स। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने की दवाइयाँ होती है उसको बोलते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीमार्ट्स। ये मुख्यतः 4 तरह की होती है: मीथोट्रिक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलाजीन एंड लेफ्लुनामाइड। सो हम लोग क्या करते हैं कि हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दवाइयाँ तो लिमिटेड है, लेकिन उसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो हम लोग पेशेंट की प्रेफरेंस, पेशेंट की और कोई कोमोर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, वेट कितना है, प्रेगनेंसी है कि नहीं है, मैरिड है कि नहीं है, अभी मैरिज में कितना टाइम है, ये सब सोच के हम लोग एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट का बनाते हैं। जैसे डायबिटीज़ में एक दवाई से अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो 2 जोड़ते हैं, 2 से कंट्रोल नहीं होती है तो 3 भी जोड़नी पड़ती है और कई बार इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी एग्जैक्टली हम लोग वैसा ही करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दवाई में डिजीज़ कंट्रोल में करें, लेकिन जब एक दवाई से कंट्रोल नहीं आता है तो हमें दवाइयों का कॉम्बिनेशन जोड़ना पड़ता है। ठीक है। और जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन काम में लेते हैं, वैसे ही हम लोग बायोलॉजिक्स थेरेपी या कुछ इंजेक्शंस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम में लेते हैं जब बीमारी जो सिंपल डीमार्ट से कंट्रोल नहीं होती है। तो इन इंजेक्शंस के यूज़ से डिजीज़ अच्छी कंट्रोल में आ जाती है। आज की तारीख में कुछ ओरल बायोलॉजिकल टैबलेट्स भी आ गई है जिसको हम टोफासिटनिब या बेरिसिटनिब बोलते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, लेकिन अभी कुछ इंडियन कंपनीज इसको बनाने लग गई है तो इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है। इस वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा आज की तारीख में अवेलेबल है। सर, अभी आपने बड़े लंबे लंबे दवाइयों के नाम लिए, तो क्या ये दवाई जो है इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? आपने बताया था जैसे स्टेरॉइड्स का हुआ करता था तो वो नहीं है, पर क्या इनका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? और एक बात और, एक वर्ड आपने यूज़ किया था बायोलॉजिकल्स, ये क्या है? थोड़ा ये दोनों बातें सर बताइए। देखिए, सबसे पहले जो आपने स्टीरॉयड वर्ड यूज़ किया उसको पहले अपन बात करते हैं। जो स्टीरॉयड है, रूमेटोलॉजिस्ट स्टीरॉयड का यूज़ है ना नमक की तरह करते हैं। जैसे खाने में अगर आप हल्का सा नमक आप डालेंगे तो स्वाद आएगा, अगर बहुत सारा डाल देंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा, और आप बिल्कुल ही नहीं डालेंगे तो स्वाद ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो रूमेटोलॉजिस्ट स्टीरॉयड का यूज़ जस्ट लाइक सॉल्ट उस तरीके से करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। स्टेरॉइड्स को तो हमेशा हमने बुरा माना है। देखिए, इंपॉर्टेंट है आप किस डोज में यूज़ कर रहे हो। ठीक है। कई पेशेंट्स में हमें स्टीरॉयड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और जब हमें ज़रूरत अगर पड़ती भी है तो इतनी कम डोज होती है कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाई डोज स्टीरॉयड होता है, उसका काम करने का तरीका बॉडी में एकदम अलग होता है, और जो लो डोज स्टीरॉयड होता है जो हम नमक की तरह जो हम बोल रहे हैं, उसका काम करने का बॉडी में एकदम अलग होता है। दोनों की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है और जो मैकेनिज्म है बॉडी पे काम करने का बिल्कुल अलग होता है। तो जो लो डोज स्टीरॉयड होता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर जो उस्तरा होता है, अगर आप हजाम के हाथ में दोगे तो वो अच्छे से हजामत करेगा, और बंदर के हाथ में दोगे तो गला कटना तय है। तो वैसे ही स्टीरॉयड का इस्तेमाल कौन कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बदनाम इसलिए हुआ है, स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे जो फास्ट ट्रैक जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इसके आविष्कारक को मिला था। स्टीरॉयड के सबसे फास्ट ट्रैक, मतलब मे बी विदिन 4-5 ईयर्स आई थिंक। तो ये इसलिए मिला था क्योंकि इसके चमत्कारिक रिजल्ट्स मिले थे, लेकिन चूंकि उस समय इसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं था तो केवल यही यूज़ होती थी रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे तो इसका फिर यूज़ डिस्करेज्ड हो गया, उसका यूज़ कम हो गया। ओके। तो जो झोला छाप जो होते हैं वो जो पीस की जो पुड़िया बनाते हैं, कई बार उसमें हैवी स्टीरॉयड्स होते हैं,
तो उसे आराम तो एक बार आ जाता है। वो मरीज बहुत जा करके ऐसे सुनने में तो बहुत गली गली में ऐसे छोटे छोटे, और ज़्यादातर जो हमारे रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो उनके पास ज़्यादा जाते हैं। तो वो पुड़िया बना के उनको देते हैं, उसमें हैवी स्टीरॉइड्स होता है, उससे साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दवाई इस तरीके से बदनाम हो गई है। हम लोग पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या आपको अभी लो डोज स्टीरॉइड की ज़रूरत है, हम उनसे काउंसल करते हैं। कई बार पेशेंट्स को हमारी बात पूरी समझ आती है, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल ही नहीं लेना। तो अगेन हम उनको काउंसल करते हैं कि ऐसे ट्रायल्स आए हुए हैं जिसमें कि लो डोज स्टीरॉइड अगर आप शुरू में यूज़ करते हो तो 2 साल के बाद में जो जॉइंट्स डैमेज होने की रिस्क उन पेशेंट्स में कम होती है जिसमें लो डोज स्टीरॉइड शॉर्ट टाइम के लिए काम में लिया गया है, कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जिसमें कि बिल्कुल ही काम में नहीं लिया गया है। ओके, लेकिन आज की तारीख में जैसे बायोलॉजिक्स दवाइयाँ अवेलेबल हैं तो कई बार हमें ज़रूरत मोस्टली स्टीरॉइड्स की पड़ती ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स। देखिए हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होने की रिस्क होती है। एक जो सिंपल पैरासीटामोल का गोली है वो भी कई बार रिएक्शन कर जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ये दवाई चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि इसकी डोजेज ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। जैसे पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट के और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, एज क्या है पेशेंट्स की, किडनी लीवर का स्टेटस कैसा है। ओके, अगर तरीके से ये दवाई दी जाए तो ये दवाइयाँ बहुत सेफ़ है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इन दवाइयों का। ओके, तो और सेकंड है इसकी सेफ्टी कैसे बढ़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स हम रोकते कैसे हैं। हर 3 से 4 महीने में कुछ टेस्ट होते हैं लीवर, किडनी, हीमोग्लोबिन के, कुछ एक बेसिक टेस्ट होते हैं। तो उसको कराने से हमारी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। अगर साइड इफ़ेक्ट कहीं आ भी रहा होता है तो हम उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं, डोजेज़ मॉडिफाई करते हैं या हम दवाइयाँ चेंज कर देते हैं या कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, जिससे डिजीज़ भी कंट्रोल में रहे और साइड इफ़ेक्ट ना हो। तीसरा आपका क्वेश्चन था बायोलॉजिक्स दवाइयों का। देखिए जो ये सिंपल डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स हैं वो साधारण दवाइयाँ हैं, इसका मॉलिक्यूल छोटा होता है, इस आप ऐसे समझिए। जबकि जो बायोलॉजिकल दवाइयाँ होती है वो प्रोटीन होती है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। वो जो बॉडी की जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, उसके अंदर ये प्रोटीन बनता है। इसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, एक फुटबॉल का मैदान हो और फुटबॉल हो, तो फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो तो है ये बायोलॉजिक्स का मॉलिक्यूल, और फुटबॉल है वो एक सिंपल एस्पिरिन की गोली। तो इतना डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल में, उसको बनाने में ही उतनी कॉम्प्लिसिटीज़ होती है। लेकिन ये दवाइयाँ क्या करती है, जो बायोलॉजिकल दवाइयाँ, इंजेक्शंस मेनली, वो जो रूट कॉज है या रूट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्फ्लामेशन वाले रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, डायरेक्टली उस पर अटैक करती है। जैसे TNF हुआ या कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स पे ये काम करती है, जिससे बीमारी को जड़ से और जल्दी कंट्रोल में किया जा सकता है। तो सर ये बायोलॉजिकल्स जो हैं, जो कि नया इन्वेंशन है, वो इस RA को जड़ से कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं कुल मिला। देखिए अभी ये नए नहीं है, एक्चुअली है तो ये पुराने, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था पहले, क्योंकि पहले जो है विदेशी कंपनियां जो बना रही थी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी चूंकि इनका पेटेंट जब ख़त्म हो गया था तो इंडियन कंपनीज बनाने लगी, तो कुछ सालों से ये सब अवेलेबल हैं, और इस वजह से ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इम्प्रूव्ड हो गया है। हाँ, तो बेसिकली जब मासेस तक पहुंचा तभी ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि बायोलॉजिकल्स, तो हमें तो नए ही लगेंगे। हाँ, आपके लिए नया है बिल्कुल। सर पेशेंट्स का एक कंसर्न होता है कि ये जो RA की दवा है ये कितना लंबा चलती है, क्या RA को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या RA है वो एक क्रॉनिक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ये सब क्रॉनिक बीमारियाँ हैं। इसमें दवाइयाँ लंबी चलती है। अब एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन इसमें हम लोग कभी बता नहीं सकते इन सब बीमारियों में, तो दवाइयाँ लंबी चलती है, हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग चले, लेकिन दवाइयाँ कम हो जाती है। जैसे आपका डिजीज़ कंट्रोल में आता है, जैसे हम इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे कोई बब्बर शेर है, शुरू में उसको आप जंगल से लाओगे तो उसको बड़ा पिंजरा चाहिए, क्योंकि वो कोशिश करता है बाहर आने के लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम बीतता है, जब उसको आदत पड़ जाती है पिंजरे में रहने की, तब हम पिंजरा छोटा कर देते हैं। जब और आदत पड़ जाती है, कोने में पड़ा रहता है, उसको और छोटा कर सकते हैं। हम शुरू में ये नहीं कर सकते, ओके, बट रखना तो उसको पिंजरे में पड़ेगा एक बार तो, ओके। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी क्या होता है, शुरू में हमें दवाई ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर डिजीज़ बहुत एक्टिव है, बहुत तेज़ है, तो अगेन हमने पहले भी वीडियोस में बात करी है कि इन बीमारियों का स्पेक्ट्रम होता है, 0 से मैक्सिमम तक होती है। हर पेशेंट्स को बहुत तेज़ बीमारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें प्रॉब्लम कभी कभी आती है, मतलब रेगुलर रहती ही नहीं है, कभी घूमता हुआ पेन होता है, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक RA। कभी एक कोहनी में पेन हो गया, हफ्ते 10 दिन के बाद में रिस्ट में पेन हो गया,
फिर 15-20 दिन के बाद में एंकल में पेन हो गया। इस तरीके से पेन घूमता रहता है और वो कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन तक रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हल्की दवाइयों से, कम दवाइयों से कंट्रोल में आ जाता है। और जब प्रॉब्लम अगर बढ़ती है या ज़्यादा जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तब दवाई थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन कंसेप्ट सेम है, जैसे डिजीज़ कंट्रोल में आ जाती है हम कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं दवाइयों को कम करने की, और फिर मुश्किल से 1-2 गोली के, 1-2 रोज़ की 1-आध गोली से, 1-2 गोली से और हफ्ते की 1-आध गोली से डिजीज़ एकदम कंट्रोल में चलती है। तो दवाई तो लंबी लेनी पड़ती है, लेकिन दवाइयाँ इतनी कम हो जाती है जैसे बीपी की 1 गोली, थायराइड की 1 गोली की तरह 1-2 गोलियों पे ट्रीटमेंट समट के रह जाता है। और वो तो अगर हम कंपेयर करें कि अगर आपके पास ना आए, रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट ना करें, तो जितने डैमेजेस आपने बताए हुए हैं पिछले वीडियोस में भी, तो उनके कंपैरिजन में तो 1 गोली कुछ भी नहीं। बिल्कुल, यही हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऊपर वाले को हाथ जोड़ो और चुपचाप ये दवाई खाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ख़राब बीमारी है। अगर ये आप दवाई नहीं लोगे तो आपके जॉइंट स्थायी रूप से विकृत हो जाएंगे, और जॉइंट के अलावा भी, जैसे हमने डिस्कस किया, ये बीमारी बाकी अंगों पे भी असर डालती है। और ट्रीटमेंट नहीं लेने से ये जो डिजीज़ की जो कई बार जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स वाली बात होती है, जो हमने डिस्कस किया अभी, कि पेशेंट बोलते साहब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, हम ट्रीटमेंट कब तक लें? तो बीमारी का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट उसके कंपैरिजन में कम है, और उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर जोड़ खराब हो गए या बाकी अंगों पे असर आ गया तो वो फिर इरिवर्सिबल है, और या उसमें फिर बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से जब हम लोग पेशेंट को समझाते हैं तो काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सर, जैसा कि अभी हमने बात की थी, आपने बताया था कि RA जो है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, तो क्या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ चलती हैं उससे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको प्रेगनेंसी जो है पेशेंट्स को वो प्लान करके करनी चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती है जिस पे कि हम लोग प्रेगनेंसी अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि वो बच्चों में कुछ दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। और जब डिजीज़ अगर एक्टिव है तो वैसे भी आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्टिव डिजीज़ है तो दवाई लेने में मुश्किल आएगी, प्रेगनेंसी कैरी करने में मुश्किल आएगी, प्रेगनेंसी के खुद के कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क रहती है। तो अगर पेशेंट अगर पेन में है तो प्रेगनेंसी को कैरी करने में मुश्किल आती है, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की भी संभावना रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डिजीज़ जब रेमिशन में हो या बहुत लो डिजीज़ एक्टिविटी में हो, उस वक्त फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम हमेशा यंग कपल्स को या जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, हम हमेशा उनको जब दवाई शुरू करते हैं तब उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपकी प्रेगनेंसी का भी क्या स्टेटस है, बच्चे कितने हैं। और जब फैमिली कंप्लीट नहीं होती है तब हम उनको बताते हैं कि अगर आपकी डिजीज़ अगर एक्टिव अभी है, जैसा अभी आज की तारीख में, तो अभी आपको थोड़ा सा प्लान डिले करना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा ये है कि जब डिजीज़ कंट्रोल में आती है तो कुछ दवाइयाँ होती है जिसको हमें बंद करना पड़ता है, कुछ महीनों पहले बंद करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज बंद किया और आप इमीडिएटली प्लान कर सकते हैं। हमें कुछ महीनों का 3 to 4 मंथ्स का समय लगता है। कुछ दवाइयाँ शरीर में 1-2 साल तक रहती है। तो हाँ बिल्कुल, तो जैसे हमने इंडिविजुअलाइज जो प्लान बोला ना, जो यंग गर्ल्स हमारे पास आती है, अनमेरिड यंग गर्ल्स, या जिनकी अभी अबाउट टू मैरी वेडिंग जिनकी होने वाली है, शादी होने वाली है, तो उनमें हम कुछ दवाइयों को हम लोग नहीं देते हैं, ताकि इनकेस अगर उनको जल्दी ही अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो उनको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो एक तो फैमिली प्लानिंग अच्छे से करके, सेकेंडली दवाइयों को चेंज करके। कुछ दवाइयाँ होती है जो कि प्रेगनेंसी में अलाउड होती है, तो हम उसको टाइमली उन दवाइयों को शुरू कर देते हैं, और जिनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनको हम टाइम पे ही बंद कर देते हैं, तो बच्चे में फिर कोई विकार या कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। यानी कि इस एक तरीके से ये है कि आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर हाँ, बजाय इसके कि अगर पेशेंट आपके पास नहीं आते हैं और उनको अगर आर्थराइटिस है तो उसका उनके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, कई बार हमें गायनेकोलॉजिस्ट से जो कलीग्स होते हैं उनसे हमें डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जैसे दवाई पेशेंट क्या ले रहा होता है हमें भी पता नहीं होता है। अगर पेशेंट फॉलोअप में नहीं है तब हम गायनेकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। कई बार गायनेकोलॉजिस्ट वैसे तो अभी बहुत अवेयरनेस अच्छी खासी है, लेकिन कई बार रिमोट एरियाज़ में कलीग्स जो हैं वो जो सिंपल जो दवाइयाँ दे सकते हैं उन्हें भी बंद करा देते हैं। तो उनसे भी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्टिवेट या प्रेगनेंसी में पेन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। तब हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ये दवाइयाँ सेफ़ है, या आप आराम से दे सकते हो, ताकि अननेसेसरी पेन की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। प्रोसेस्ड फूड खाने से प्रॉब्लम शरीर में बढ़ती है, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, तेल की चीज़ें ज़्यादा खाने से बढ़ती है, नमक खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, ज़्यादा मीठा खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है।